क्या सच में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे ही कोई पुराना मंदिर था या वहां सच में बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले? क्या बाबर या उसके किसी सेनापति ने सच में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? क्या मंदिर को तोड़े जाने के बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है? सदियों पहले भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में क्या लिखा? अयोध्या से मिले विष्णुहरि शिलालेख की असलियत क्या है, जिसके ऊपर दोनों पक्ष अलग अलग दावे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में क्या कहा? क्या है अयोध्या में हुई पुरातात्विक खुदाई की असली सच्चाई? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1861 भारत पर अंग्रेजी शासन का दौर था। रॉयल इंडियन आर्मी में काम करने वाले एक स्कॉटिश मेजर जनरल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि 2.5 दशक भारत में काम करने के बाद वो अपने मुल्क लौट सके। लेकिन इंग्लैंड पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने उसकी 20 साल पुरानी मांग को मान लिया है, लिहाजा उसे दोबारा भारत लौटना पड़ता है। इस ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर का नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। एक स्कॉटिश शायर के घर पैदा हुआ कनिंघम पेशे से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंजीनियर थे। साल 1844 में कनिंघम की पोस्टिंग बनारस में होती है। अक्सर कनिंघम सैर करने के लिए सारनाथ की तरफ निकल जाया करते थे। इसी दौरान कनिंघम की नजर सारनाथ में मौजूद 145 फीट ऊंचे टीले पर पड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह टीला किसी पुराने महाजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 21 साल के नौजवान कनिंघम का इंजीनियरिंग दिमाग इसे पचा नहीं पा रहा था। कनिंघम को लगता है कि ये कुछ और चीज है, ये कोई साधारण टीला भर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ गूढ़ इतिहास छुपा हुआ है। अपनी इस जिज्ञासा की खोज में कनिंघम ने सारनाथ के इस टीले की पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसी दौरान कनिंघम को यहाँ एक ईंट पर एक छोटा सा शिलालेख लिखा मिलता है, लेकिन कनिंघम के लिए इस शिलालेख की लिपि को समझना मुश्किल था। इसलिए कनिंघम ने इस शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी के अपने पुराने मित्र जेम्स प्रिंसेप को भेज दिया। प्रिंसेप ने कनिंघम को बताया कि ईंट से इस बात की तस्दीक होती है कि यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह वो मौका था जब कनिंघम की दिलचस्पी भारत के पुरातात्विक इतिहास की तरफ जागती है। साल 1861 में कनिंघम को भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त कर दिया जाता है। यह सपना था जिसका इंतजार कनिंघम वर्षों से कर रहे थे, और अपने इस सपने के पूरे होने पर कनिंघम इंग्लैंड से भारत लौट आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त होने के बाद कनिंघम ने भारत के पुरातात्विक इतिहास की खोज शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले 2-3 लाइन में ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक इतिहास किसे कहते हैं। दरअसल इंसानों का इतिहास हजारों लाखों साल पीछे जाता है। इंसानी सभ्यता के विकास के दौरान बहुत से अवशेष बचते गए। पुराने शहर, मकानों की दीवारें, सड़कें, गलियां, नालियां, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन और लोहे, कांसे या पत्थरों के हथियार आदि आदि, इन सबको सामूहिक तौर पर पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है, और इन पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को ही पुरातात्विक इतिहास कहा जाता है। प्राचीन भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से यात्री आए। इन यात्रियों ने भारत के बारे में अपने ब्यौरे या कहें कि यात्रा वृतांत लिखे कि भारत में उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला। भारत के बारे में इन यात्रियों के लिखे लेख आगे चलकर भारत के इतिहास को लिखने के काम आते हैं। ऐसे ही चीन से 4वीं शताब्दी में फाहियान नाम का एक यात्री आता है और 7वीं शताब्दी में हिनसांग नाम का यात्री आता है। अब कनिंघम ने फाहियान और हिनसांग के द्वारा भारत के बारे में दिए गए उनके ब्यौरे की परख करनी शुरू कर दी। फाहियान और हिनसांग ने अपने ब्यौरे में उन रास्तों का जिक्र किया जिन जिन रास्तों से वे गुजरे थे। अब कनिंघम ने भी उन रास्तों की यात्रा शुरू कर दी जिन रास्तों से ये दोनों यात्री कभी गुजरे थे। अपनी तफ्तीश को कनिंघम ने 4 रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर्स 1862, 63, 64 और 65 के नाम से प्रकाशित करवाया। कनिंघम अपनी खोजी यात्रा के दौरान अयोध्या भी पहुंचते हैं। अयोध्या पर उनकी जांच का मुख्य विषय था चीनी तीर्थयात्रियों के ब्यौरे की जांच करना। कनिंघम ने पाया कि फाहियान के द्वारा दर्ज किया गया शहर सांची और हिनसांग के द्वारा दर्ज किया गया शहर विशाखा दरअसल कोई और शहर नहीं बल्कि अयोध्या है, और अयोध्या को ही श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में साकेत के नाम से दर्ज किया गया है। कनिंघम की सबसे ज्यादा दिलचस्पी दोनों चीनी यात्रियों द्वारा दिए गए एक वट वृक्ष पर थी। फाहियान और हिनसांग ने लिखा था कि शहर के पूर्वी किनारे पर एक वट वृक्ष था और जिसके बारे में कहा जाता था कि भगवान बुद्ध ने एक बार दातून करने के बाद उसे जमीन पर रोप दिया था। दातून ने कुछ दिन में जड़ें पकड़ ली और पेड़ की शक्ल ले ली। इस वट वृक्ष के बारे में प्रसिद्ध था कि यह 7 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं बढ़ता।
कनिंघम ने उस जगह की पहचान की जहां वट वृक्ष के होने की बात कही गई थी, लेकिन कनिंघम को वट वृक्ष नहीं मिला। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में अयोध्या के इतिहास के बारे में भी संक्षिप्त टिप्पणी भी दर्ज की। कनिंघम का मानना था कि रामायण में दिए गए अयोध्या के ब्यौरे बहुत पुराने हैं। धर्म ग्रंथों की परंपरा के अनुसार अयोध्या महाभारत के युद्ध के समय नष्ट हो गई थी। बाद में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को फिर से बसाया। परंपरा के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर 360 मंदिर भी बनवाए थे, लेकिन कमाल की बात यह रही कि जब कनिंघम अपनी खोज पर निकले तो उन्हें इनमें से एक भी मंदिर नहीं मिला। कनिंघम ने अयोध्या के कई मंदिरों का मुआयना किया, लेकिन ये सब मंदिर इतने पुराने नहीं थे कि इन्हें विक्रमादित्य के जमाने का कहा जा सके। कनिंघम को औरंगजेब के दौर से पुराने मंदिर नहीं मिलते। कनिंघम ने लिखा कि अगर मंदिर रहे भी होंगे तो शायद उन्हें बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिया होगा। हालांकि यह पूरी तरह से कनिंघम का तुक्का था, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कनिंघम ने अयोध्या में 3 जगहों को पुरातात्विक महत्व का माना, एक सुग्रीव पर्वत, दूसरा मणि पर्वत और तीसरा कुबेर पर्वत। लेकिन फाहियान और हिंसांग ने इन तीनों जगहों की पहचान बौद्ध स्मारकों के तौर पर दर्ज की थी। कनिंघम ने ना तो राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लिखा और ना ही बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा, सिवाय इस बात के कि लक्ष्मण घाट से पाव मील की दूरी पर शहर के बीचों बीच जन्म स्थान है। कनिंघम अयोध्या ना तो राम मंदिर की पड़ताल करने के लिए गए थे और ना ही बाबरी मस्जिद की। उनका पूरा जोर फाहियान और हिंसांग के ब्यौरों की जांच करना था, लेकिन उनकी रिपोर्ट को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया गया। एक पक्ष शहर के बीच में जन्म स्थान होने की बात कहता तो दूसरा कहता कि कनिंघम को अयोध्या में कोई मंदिर ही नहीं मिला था। इस तरह कनिंघम की यात्रा, जिसका मंदिर और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था, उसकी तुरपाई दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने तरीके से बिछाई जाने लगती है। अयोध्या के इतिहास को जानने का दूसरा पुरातात्विक प्रयास साल 1889 और 91 के बीच हुआ। इस साल एएसआई के सर्वेयर अधिकारी एलोइस एंटोन फ्यूरर ने अवध सर्किल का सर्वे किया। जर्मन मूल के इस आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार इस बात का दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक पुराना विशाल मंदिर है। अलोइस एंटोन फ्यूरर ने मस्जिद में लगे कसौटी पत्थर के 8 पिलर को मंदिर के अवशेषों से लिया हुआ बताया। फ्यूरर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक मुसलमानों की जीत से पहले अयोध्या में 3 महत्वपूर्ण मंदिर थे, जन्म स्थान, स्वर्गद्वारम और त्रेता के ठाकुर। इनमें से पहले मंदिर यानी जन्म स्थान पर मीर खान ने बाबर के शासन के वक्त मस्जिद कायम की, जो कि अब भी उसके नाम से जानी जाती है। पुराना मंदिर काफी अच्छा रहा होगा। उसके कुछ खम्भों को मुसलमानों ने मस्जिद बनाने के लिए काम में ले लिया। मजबूत काले पत्थरों से बने यह खंभे, जिन्हें स्थानीय लोग कसौटी पत्थर कहते हैं, 7 से 8 फीट लंबे हैं, ऐसा फ्यूरर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। फ्यूरर ने त्रेता के ठाकुर मस्जिद से मिले एक शिलालेख का भी जिक्र किया, जिसमें गढ़वाल वंश के राजा जयचंद का जिक्र था। इस शिलालेख में भगवान विष्णु के मंदिर होने की बात कही गई थी। इसके बाद करीब 70 साल अयोध्या और उसका अतीत जमीन में दफन रहा। साल 1969 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की एक टीम ने अयोध्या की फिर से खुदाई शुरू की। इस खुदाई का मुख्य लक्ष्य यह जानना था कि अयोध्या कितने वक्त से आबाद है। इस अभियान के लिए प्रोफेसर ए.के. नारायण, टी.एन. रॉय और पी. सिंह के नेतृत्व में 3 छोटी छोटी टीम बनी। इन टीमों ने जैन घाट, लक्ष्मण टेकरी और नल टीला की खुदाई की। इसके कुबेर टीले की भी परख की गई। इस टीम ने काले मृद भांड या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर खोज निकाली। इससे साबित हुआ कि अयोध्या में इंसानी आबादी ईसा से 1000 साल पहले से भी मौजूद थी। टीम ने पाया कि अयोध्या में इंसानी सभ्यता के 3 सोपान हैं। इनमें से सभ्यता के पहले चरण के बाद यह कस्बा वीरान हो गया। बाद के 2 चरणों में हुई बसाहट आज तक जारी है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की पुरातात्विक सच्चाई जानने की गरज से यह पहला प्रयास 1975 में हुआ। इस प्रयास के पीछे थे प्रोफेसर बीबी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल 1972 में एएसआई के महानिदेशक हुआ करते थे। इस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रोफेसर लाल ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इसका नाम था द आर्कियोलॉजी ऑफ द रामायण साइट्स। 1975 में तत्कालीन केंद्र सरकार में संस्कृति मामलों के राज्य मंत्री एस नूरुल हसन ने अयोध्या में प्रोफेसर लाल के प्रोजेक्ट का फीता काटा। इसके कुछ समय के बाद प्रोफेसर लाल ने शिमला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को ज्वाइन कर लिया। साल 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और एएसआई की सामूहिक
फंडिंग से यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू होता है। प्रोफेसर बीबी लाल ने अयोध्या के अलावा रामायण से जुड़े स्थानों जैसे भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुरम, नंदीग्राम और चित्रकूट की भी खुदाई की। अयोध्या में प्रोफेसर लाल की टीम ने हनुमानगढ़ी के पश्चिम में पड़ी खाली जमीन और सीता रसोई के पास खुदाई की। इस पुरातत्व अन्वेषण अभियान के बारे में इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू 1976 और 77 और 1989 और 80 के अंक में छपी जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर लाल को यहाँ मानव सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक के अवशेष मिले। प्रोफेसर लाल ने पाया कि गुप्त काल के बाद यहाँ मानव सभ्यता होने के सबूत नहीं खोजे जा सके। अयोध्या में मानव सभ्यता के अवशेष फिर से 11वीं सदी में जाकर मिलना शुरू होते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जगह करीब 500 साल तक वीरान रही होगी। प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातत्व अभियान में नया मोड़ आया साल 1990 में। अक्टूबर 1990 में जब कार सेवा आंदोलन अपने चरम पर था, ठीक उसी समय प्रोफेसर लाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका मंथन के लिए एक लेख लिखा। इस पत्रिका में प्रोफेसर लाल ने दावा किया कि उन्होंने अपने पुरातत्व अभियान में सीता रसोई के पास पिलर बेस खोजे थे, जो कि वहां पर एक 12वीं सदी के आसपास बने भव्य मंदिर होने का दावा करते हैं। इस बीच 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी जाती है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद उसके मलबे से 3 अलग अलग शिलालेख बरामद करने का दावा किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था विष्णु हरि शिलालेख। यह शिलालेख दाहिने कोने से टूटा हुआ था। अब तक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि बाबरी मस्जिद को वर्जिन लैंड यानी कोरी जमीन पर बनाया गया था, किसी मंदिर पर नहीं बनाया गया था। लेकिन इस शिलालेख ने इस विवाद को जन्म दे दिया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। 20 लाइन के इस शिलालेख में लिखा गया था कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के सामंत अनय चंद्र ने उन विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया जिन्होंने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। लेकिन इस शिलालेख को लेकर दोनों तरफ के इतिहासकारों में काफी विवाद रहा। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना था कि यह शिलालेख इस बात का अचूक सबूत है कि यहाँ पहले से राम मंदिर मौजूद था, वहीं वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब ने इसे हिंदूवादी संगठनों की साजिश बताया। इरफान हबीब का कहना था कि यह शिलालेख त्रेता के ठाकुर मस्जिद से मिला शिलालेख है। इसका जिक्र जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट अलोइस एंटोन फ्यूरर ने भी किया था। इस शिलालेख को पहले फैजाबाद म्यूजियम में रखा गया था और साल 1953 में लखनऊ स्टेट म्यूजियम में ले जाया गया। प्रोफेसर इरफान हबीब के मुताबिक हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ म्यूजियम से यह शिलालेख चुराकर बाबरी मस्जिद के मलबे में रख दिया था। अलोइस एंटोन फ्यूरर के त्रेता के ठाकुर मस्जिद से मिले शिलालेख और विष्णु हरि शिलालेख में कई सारी समानताएं थी, जिसकी वजह से ये संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मसलन त्रेता के ठाकुर और विष्णु हरि शिलालेख में राजा जयचंद्र और गहड़वाल राजवंश का जिक्र था। दोनों शिलालेख 20 लाइन के थे और लगभग समान आकृति के थे। इरफान हबीब के आरोपों के जवाब में लखनऊ म्यूजियम का कहना था कि शिलालेख नंबर 53.4 म्यूजियम में ही मौजूद है और कहीं गया नहीं है। इस मामले में संदेह और बढ़ गया जब 1994 में वाराणसी के इतिहासकार जाह्नवी शेखर राय ने लखनऊ म्यूजियम का दौरा किया। राय के मुताबिक जिसे म्यूजियम में त्रेता के ठाकुर शिलालेख को बताया जा रहा है वह फ्यूरर के दिए ब्यौरे से अलग है। जिस शिलालेख को त्रेता के ठाकुर शिलालेख कहकर पेश किया जा रहा है उसमें ना तो गहड़वाल राजवंश का जिक्र है और ना राजा जयचंद्र का, ना ही फ्यूरर के दिए हुए ब्यौरे के मुताबिक इसका अंतिम हिस्सा मिसिंग है। इस शिलालेख को लेकर दूसरा विवाद इसके समय को लेकर खड़ा हुआ। एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जाने माने एपिग्राफर अशोक मित्रा शास्त्री ने विष्णु हरि शिलालेख का अध्ययन करने के बाद इसे 12वीं सदी का घोषित किया। लेकिन एक और एपिग्राफर प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने इस शिलालेख का अध्ययन करने के बाद पाया कि यह शिलालेख 17वीं सदी का है। शर्मा ने तर्क दिए कि नगरी लिपि की जिस तरह की खुदाई हुई है वो ज्यादा परिष्कृत है और 17वीं सदी के शिलालेखों से ज्यादा मेल खाती है। इसके पक्ष में उन्होंने गहड़वाल राजवंश के 1098 के शिलालेख को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमें नगरी लिपि को लिखे जाने का तरीका अलग था। इसके अलावा उन्होंने शिलालेखों में दिए गए मंदिर शब्द के अर्थ पर भी आपत्ति जताई। शर्मा का कहना था कि 18वीं सदी से पहले संस्कृत में मंदिर शब्द का इस्तेमाल आम इमारत मसलन घर वगैरह के लिए किया जाता था। शर्मा ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि 17वीं सदी का शिलालेख 16वीं सदी में बनी इमारत में कैसे रखा जा सकता है। इस शिलालेख पर सारे विवाद तब बेमानी साबित हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह आर्कियोलॉजी के नियमों के हिसाब से हुई वैज्ञानिक खुदाई से हासिल नहीं हुआ था। इसलिए इसकी ऐतिहासिकता
कोर्ट में साबित नहीं की जा सकी। यानी इस शिलालेख को जिसे लेकर दावा किया गया था कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्राप्त हुआ था और राम मंदिर के होने का सबूत है, उस शिलालेख को कोर्ट ने सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सामने वाला पक्ष इसके सही होने के या कहें कि इसकी ऐतिहासिकता साबित नहीं कर सका। लेकिन अब तक इस मुद्दे पर इतिहासकारों के दो धड़े खुलेआम एक दूसरे के दावे को खारिज करने के लिए खड़े हो गए। देश की राजनीति भी दो धड़ों में बढ़ जाती है। इसके आगे अयोध्या पर जो भी होने जा रहा था उसे राजनीति के चश्मे से ही देखे जाना चाहिए। साल 2002 के 1 अगस्त के रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को अयोध्या की विवादित जमीन पर खनन करने के आदेश दिए। हालांकि एएसआई ने अपना पुरातत्व अभियान कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया, लेकिन यह भी सच है कि उस समय केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी और राज्य में बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री थी। एएसआई ने अयोध्या की खुदाई करवाने से पहले राडार से जमीन की जांच करवाने का फैसला लिया। इस काम का जिम्मा दिया गया कनाडा के जियोफिजिसिस्ट क्लाउड रोबिलार्ड को। रोबिलार्ड ने अपने राडार सर्वे में पाया कि मस्जिद के नीचे कोई पुराना ढांचा है जो कि आधे मीटर से लेकर 5 मीटर तक गहरा है। रोबिलार्ड के सर्वे के बाद एएसआई ने अपनी खुदाई शुरू की। इस खुदाई में कुल 131 मजदूरों ने भाग लिया, जिसमें से 52 मुस्लिम थे। एएसआई ने 1 साल बाद अगस्त 2003 में 574 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? क्या इस रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर निकला या कुछ और? इसका जवाब है एएसआई को इस खुदाई में ईसा से 1000 साल पुराने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिले। सम्राट अशोक के समय की मोहरें मिली जिस पर ब्राह्मी लिपि में इबारत लिखी हुई थी। शुंग काल में मिलने वाली मातृ देवी की मूर्तियां मिली। कुषाण काल के इंसानी और जानवरों के टेराकोटा मिले। इसके अलावा गुप्त काल के तांबे के सिक्के मिले और टेराकोटा भी मिले। लेकिन इस खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि मस्जिद के नीचे पुराने मंदिर के अवशेष मिले कि नहीं। दरअसल एएसआई को अपनी खुदाई में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ 50 मीटर का एक स्ट्रक्चर मिला, लेकिन एएसआई ने यह साफ नहीं किया कि यह मंदिर था कि नहीं। दिलचस्प बात यह थी कि इस खुदाई में 2 कब्रें भी मिली, जिससे अब यह अंदाजा लगाया भी गया कि विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद से पहले भी कोई मस्जिद मौजूद थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एएसआई की खुदाई पर नजर रख रही 2 आर्कियोलॉजिस्ट सुप्रिया वर्मा और जाया मेनन ने आरोप लगाया कि एएसआई ने अपनी खुदाई में निष्पक्षता नहीं बरती। एएसआई की पूरी खुदाई इस लिहाज से हुई ताकि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत जुटाए जा सकें। इस प्रक्रिया में कई सबूतों को नजरअंदाज किया गया। मसलन खुदाई में मिली मुस्लिम कब्रों की ना तो कार्बन डेटिंग हुई और ना ही कोई मैपिंग हुई। कार्बन डेटिंग से मतलब कि ये नहीं जांचा गया कि ये कितनी पुरानी है। कब्रों से मिले कंकालों की भी जांच नहीं की गई। एएसआई की पूरी खुदाई का मकसद पिलर बेस को खोजना था ताकि मंदिर के होने के प्रमाण स्थापित किए जा सकें। आरोप यह भी लगा कि एएसआई भाजपा के मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी के दबाव में काम कर रही है। राम मंदिर पर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यह कहा कि एएसआई की खुदाई यह साफ नहीं करती कि 12वीं सदी का बना स्ट्रक्चर मंदिर ही था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मान भी लिया जाए कि यह स्ट्रक्चर मंदिर ही था, चाहे राम मंदिर था या कोई और मंदिर था, तब भी मस्जिद का निर्माण तो 1528 में हुआ है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि इस मंदिर को बाबर के द्वारा ही तोड़ा गया? बाबर तो 400-500 साल के बाद आता है। मस्जिद का निर्माण तो 500-400 साल के बाद हुआ। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 12वीं सदी के इस स्ट्रक्चर और 1528 में जब मस्जिद बनी उसके बीच का जो समय है, उस समय में इस जमीन पर क्या था यह भी एएसआई की रिपोर्ट में साफ नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मस्जिद पहले से मौजूद किसी स्ट्रक्चर या मंदिर को तोड़कर बनाई गई। फिर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राम मंदिर के मामले में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया? इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्षकारों के उस दावे को सही माना कि हिंदू 1857 के बाद से इस जगह पर पूजा कर रहे हैं। साथ ही इस बात का संज्ञान भी लिया कि 23 दिसंबर 1949 के बाद यानी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखे जाने के बाद मुस्लिम इस जगह पर नमाज अदा नहीं कर पाए, अतः यह मुसलमानों की राइट टू वर्शिप का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा 1857 के बाद से इस विवादित जमीन पर लगातार पूजा करने के आधार पर मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया। साथ ही मुसलमानों के राइट टू वर्शिप के हुए हनन को कंसीडर करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो फैसले के दिन ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन नई मस्जिद बनाने के लिए दे।
कुल जमा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिले 12वीं सदी के स्ट्रक्चर के बारे में तय तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर था। दूसरी बात कि अगर इस स्ट्रक्चर को मंदिर मान भी लिया जाए तब भी इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। तीसरी बात कि इस मामले को एक भूमि विवाद के तौर पर लिया गया और मालिकाना हक उस पक्ष को दिया गया जो वहां पर लगातार काबिज रहा, ना कि इस आधार पर कि वह उसका असली मालिक ही है। अयोध्या में राम मंदिर होने का दावा कई जगहों पर किया जाता रहा था, कभी हनुमानगढ़ी नाम की जगह पर, तो कभी राम चबूतरा पर, कभी बाबरी मस्जिद के बाहर की तरफ। ये 1949 के बाद हुआ जब कहा जाने लगा कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही राम मंदिर है। इससे पहले कभी ये दावा नहीं किया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि 1949 में ही कुछ लोगों ने यह दावा क्यों किया कि बाबरी मस्जिद की गुम्बद के नीचे ही राम मंदिर है। इसके पीछे कारण है 1949 की वो रात, जिस रात को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद परिसर में घुसकर भगवान राम की मूर्तियां रखीं और अगले दिन अफवाहें उड़ा दी कि स्वयं रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए हैं। इस प्रकरण को लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।